जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। मां सरस्वती, मां भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि प्यारे साथियों, थंबनेल के ऊपर आप लोगों को साफ साफ प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी, यानी कि जो ये सेशन होगा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होगा। चाहे हम लोग बात करें ग्रेड 4 से लेकर के आरएस या फिर हम बात करें आईएएस, इस दरमियान जो भी भर्तियां बीच में आ रही, चाहे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्कूल लेक्चरर, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर वीडियो पटवारी, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट फैक्ट सहित हम इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, साथ साथ में अनुच्छेद पढ़ेंगे और अनुच्छेदों को प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को ट्रिक्स व कॉन्सेप्ट के मिश्रण से आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों से 100% की आप लोग ये सेशन देखने के बाद में स्थानीय स्वशासन से संबंधित आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा। अनुच्छेदों से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ो कहीं से लेकिन आप लोगों को याद यहीं से होगा। जैसे कि हमारे चैनल की थीम रही है कि कम कंटेंट में आप लोगों को किस प्रकार से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यानी कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा है। यानी कि इधर से आप लोगों को आलू डालना है और आप लोगों को निकालना क्या है? सोना। यानी कि कम कंटेंट में आलू के भाव कम है, सोने के भाव महंगे, तो अपने को टाइम कम देना है, कंटेंट कम पढ़ना है और अपना जो सुनहरा संघर्ष है उस सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील करना है। अगर आप लोग एक बार जुड़ गए तो आप सेशन के अंतिम समय तक जरूर बने रहे। आप लोगों को खुद को महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग रटते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं। रटने की बात करें तो आप लोग क्या करते हैं? इस मेथड को फॉलो करते हैं। इस मेथड की बात करें तो मने तो रटना है, यानी कि आप लोग सिलेबस देखते ही, पाठ्यक्रम देखते ही आप लोगों को मन में आते हैं कि मुझे तो इस पाठ्यक्रम को रटना है। रटना नहीं है, आप लोगों को ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है। बिना कोई विलंब किए हम सीधे बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन की बात करें ना तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछला एक वीडियो मैंने और डाला था और उस वीडियो में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने करवा दिए, लेकिन फिर भी हम लोग 2 मिनट में पूरे वापस से रिकॉल करते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें, जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता की बात करेंगे। संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यह हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके 1992। इस समय पंचायती राज और पंचायती राज को क्या मिली? पंचायती राज और पंचायती राज को मिली संवैधानिक मान्यता। इसके तहत भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के भाग 9 प्लस अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा साथ ही आपके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आप लोगों को पता है। उसके बाद में हम लोग बात करें 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। इसके तहत नगरीय निकाय और नगरीय निकाय को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसके तहत भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में आपकी भाग ए अनुच्छेद 243 ओ तो यहां आ गया, तो पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए। और बात करें हम लोग अनुसूची की तो आपके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखो भारत में हम लोग बात करें पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 और 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की नींव पड़ती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नागौर के बगदरी गांव में आते हैं और पंचायती राज का शुभारंभ करते हैं। उसके बाद में पंचायती राज के सबसे पहले चुनाव, और चुनाव की बात करें तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि पंचायती राज के चुनाव सबसे पहले बात करें तो वे थे आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, यहां से अच्छा सा प्रश्न बनेगा। पंचायती राज की नींव, और नींव की बात करें तो नींव तो पड़ी थी आपके कहां से? पड़ी थी राजस्थान से, जबकि पंचायती राज के चुनाव सबसे पहले कहां पर हुए थे? आंध्र प्रदेश में हुए थे। हम लोग अगर बात करें पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
इसी प्रकार से हम लोग अगर बात करें मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, मतदाता दिवस और मतदाता दिवस मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों आपके कब मनाया जाता है, आपके 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, फिर भी एक बार हमारे 2 मिनट के अंदर रिकॉल हो गई। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो मुख्य बात है वो अब पढ़ेंगे एक ही स्लाइड, यानी कि एक ही स्लाइड एक ही पन्ने पर आप लोगों को नगरीय निकाय और पंचायती राज के समस्त अनुच्छेद में आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। और 100% मुझे मेरे कंटेंट पर, मुझे मेरी शैली पर विश्वास है कि आप लोगों को याद करवा दूंगा। अगर आप लोगों को अपने खुद के ऊपर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत है जो आपको याद करने से रोक नहीं सकती है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको केवल और केवल पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर के बैठना है इस आने वाले 10 से 15 मिनट तक। अब देखो हम बात करें पंचायती राज की, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पंचायती राज की बात करें ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायती राज के अनुच्छेद 243 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 243 से। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें तो 243 में क्या है? तो परिभाषा है। अब आप लोग भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले अनुच्छेद, चाहे कोई भी हो, अनुच्छेद शुरू होगा या फिर कोई बात शुरू होगी, कोई घटनाक्रम शुरू होती है, तो वहां से सबसे पहले परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की शुरुआत होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 243 और 243 में तो क्या है? परिभाषा है। 243 में क्या है? परिभाषा है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो उसके बाद में 243 के मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आप लोगों को इजी वे से क्या याद हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर आते हैं। अब देखो 243 ए की बात करें, 243 ए में है आपके प्यारे विद्यार्थियों क्या है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। तो अपने को देखो याद कैसे रखना है? 243 ए से क्या होता है आपके? असेंबली, ASSEMBLY। असेंबली की बात करें तो असेंबली को हिंदी में कहा जाता है सभा। तो ए फॉर असेंबली और ए फॉर असेंबली का हो जाएगा सभा। तो ए में है आपके प्यारे विद्यार्थियों ग्राम सभा। क्या है? ए में है ग्राम सभा। ए फॉर असेंबली और असेंबली का मतलब सभा, और 243 ए में क्या है? असेंबली से हो जाएगा आपके ग्राम सभा। अब देखो 243 बी की बात करें तो 243 बी में यहां पर है आप लोगों के पंचायतों का गठन। तो अब देखो बी से क्या होता है? बी से अपन कह सकते हैं बनाना। क्या कह सकते हैं? BANANA, बनाना। बनाना नहीं, वो केला नहीं, कोई चीज को बनाना। बनाना को अपन कह सकते हैं बिल्ड। क्या कह सकते हैं? BUILD, बिल्ड। बिल्ड का मतलब कोई भवन वगैरह बनाना, उसका गठन करना। तो बी से क्या हो जाएगा? बिल्ड। और यहां पर पंचायतों का क्या हो रहा है? पंचायतों का हो रहा है गठन। क्या हो रहा है? गठन हो रहा है, या फिर पंचायतों की स्थापना की जा रही है। अब देखो सी से क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सी से होता है आपके संरचना। सी से क्या होता है? संरचना। सी में आएगी आपके संरचना। ये 243 सी और सी में पंचायतों की संरचना। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सी से होता है कंस्ट्रक्ट, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो संरचना। जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इस प्रकार की संरचना हम लोग लेंगे। इधर कमरे होंगे, इधर किचन होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा। तो सी से संरचना और सी से कंस्ट्रक्शन। और आप लोगों को याद रखना 243 सी से पंचायतों की संरचना, यानी पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो 243 डी में यहां पर लिखा हुआ है कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अब देखो स्थानों का आरक्षण किसके लिए है? या तो महिलाओं के लिए या फिर SC ST के लिए। तो देखो आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि अपन मान सकते हैं कि वो अपने आप में डिप्रेस है। कैसे? DEPRESS, डिप्रेस कह सकते हैं, डिप्रेस्ड वर्ग कह सकते हैं, जैसे कि दलित वर्ग कह सकते हैं SC ST को। ठीक है, अपने को याद रखना है। ठीक है, तो इनके लिए क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की गई। डी फॉर डिप्रेस अपने कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, या फिर उपाश्रित कह सकते हैं, यानी कि जो हाशिए पर है उनको पंचायतों में आरक्षण दिया गया है।
आप लोगों को ट्रिक्स केवल और केवल याद रखने के लिए काम में लेनी, ऐसा नहीं कि किसी ट्रिक्स को आप अन्यथा ले ले। अपना तो काम होना चाहिए भाई, मैंने किस प्रकार से याद की जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं अक्सर कहता हूं कि सफल व्यक्ति ही बता सकते हैं सफलता के राज। तो और मैं या फिर बात करूं इस चैनल की, तो विद्यार्थियों की जो भी डिमांड होती है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूं। एक वीडियो इससे पहले मैं लेकर आया था आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें। तो विद्यार्थियों के मेरे पास पर्सनली कमेंट आए, यूट्यूब पर भी आए कि सर आप हमें अनुच्छेद याद करवाए, तो मैंने अनुच्छेद याद करवाने की ट्रिक भी बना दी। अब देखो ये डी में हो गया आपके डिप्रेस वर्ग के लिए आरक्षण। उसके बाद में देखो आगे है 243 ई से है प्यारे विद्यार्थियों, ई और ई में यह लिखा हुआ है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि या फिर अपन कह सकते हैं कार्यकाल की बात हो रही है। तो ई से अपन ये वही ईयर लिखते हैं, यानी कि पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्षों का होगा। तो 243 ई फॉर ईयर, और ईयर से हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल, यानी कि सामान्य तौर पे बात करें तो 5 वर्ष का होता है। तो ई से आपको याद हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल, या फिर ई से याद हो जाएगा आपको पंचायतों की अवधि। अब देखो 243 एफ में है लिखा हुआ पंचायतों में सदस्यता के लिए निर्भरता की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो एक तो होती योग्यता क्वालिफिकेशन, और एक होती डिस्क्वालिफिकेशन। आप लोग इसके ऊपर आप लोग है जो स्टार लगा दीजिए सेवन। कैसे कि ऐसे नहीं, आप याद रख लो कि 243 एफ में लिखा सदस्य के लिए योग्यता है, योग्यता ही नहीं लिखी है कि सदस्यता से अयोग्य किस प्रकार से घोषित किया जा सकता है। एफ से हो जाएगा आपके, देखो अयोग्य होगा तो अपन कह सकते हैं यहां पर एफ है, और अयोग्य किस कंडीशन में होगा कि उसके पास में योग्यता नहीं होगी, और वो हो जाएगा आपके फेल। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा तो अयोग्य हो जाएगा। सीधी बात है। जैसे अपन लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अपने मार्क्स कट ऑफ से कम रहते हैं तो अपन क्या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई फेल नहीं होगा, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। जो भी मेरे साथ में जुड़े हैं वो तो फेल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं, सकारात्मक सोचता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सकारात्मक रहो, आप भी सकारात्मक सोचो, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो 243 एफ से हो गया फेल से हो गया, फेल होते ही उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया सॉरी कर दिया जाएगा। अब देखो आगे है प्यारे विद्यार्थियों आपके 243 जी की बात करें तो 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, क्या है? शक्तियां। उसके बाद में पंचायतों के प्राधिकार और पंचायतों का उत्तरदायित्व है। अब देखो पंचायतों का गठन हो गया तो पंचायतों को कुछ शक्तियां देंगे, पंचायतों को कुछ अधिकार देंगे, पंचायतों के कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे। तो अपन कह सकते हैं G4 की पंचायत है जो ग्राउंड लेवल पर क्या क्या काम करेगी, ये बातें कहां पर लिखी हुई है? 243 जी से हो जाएगा ग्राउंड लेवल पर, और ग्राउंड यानी कि धरातल पर पंचायतें क्या करेगी, पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियां दे रखी है, कौन कौन से प्राधिकार दे रखे हैं, और पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व है। तो 243 जी से ग्राउंड याद रख लेना, और पंचायतों के अधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व याद रख लेना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 243 एच में लिखा हुआ है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, यानी कि पंचायतों का एच से याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। पंचायतों के पास में क्या है? पंचायतों के पास में हक है। किसका हक है? कर अधिरोपित करने का। पंचायतों के पास में कर अधिरोपित करने का हक है और शक्तियां हैं। याद हो जाएगा आराम से, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। देखो आगे बात करें 243 आई की। 243 आई में क्या है? वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अब देखो 243 आई को मैंने इस प्रकार से याद किया कि 243 आई मैंने पंचायती राज और नगरीय निकाय के दोनों का साथ में याद किया। देखो आई पहले मैंने लिखा ये आई, उसके बाद में मैंने लिखा फाई से मैंने याद किया फाइनेंशियल, और इधर मैंने लिखा वाई, यानी कि आई फाई वाई। 243 आई में तो पंचायतों के वित्तीय संबंधी यानी पंचायतों के वित्तीय स्थिति की बात हो रखी है 243 आई में। जबकि हम लोग बात करें 243 वाई में, ये देख लीजिए 243 वाई कहां पर है? ये आपके वी कर दिया ना, इसको वाई करना है, इसको वाई कर देते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके वाई कर देना, इसको आपको याद भी आराम से हो जाएगा।
याद इसलिए आराम से हो जाएगा क्योंकि अपने यहाँ पर टाइपिंग एरर था। तो देखो 243 वाई में क्या है, वित्त आयोग। 243 वाई में है आपके वित्त आयोग, जबकि आई में क्या है आपके वित्त आयोग। वित्त आयोग आई में किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। जबकि नगरीय निकाय में वाई में क्या है, वित्त आयोग, और वित्त आयोग किससे संबंधित है, नगरीय निकाय से। तो आप लोगों को याद रखना है आई फाई वाई, फाई से फाइनेंशियल वित्त की बात हो रखी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो 243 जे क्या है, 243 जे। 243 जे में क्या है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा यानी कि ऑडिट की बात आ रही है। ऑडिट की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, पैसे की बात आएगी। पैसे की बात आएगी तो जेब फॉर याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, जेब। क्या याद रखोगे, जेब। जेब में क्या रहते हैं, पैसे रहते हैं। एक बार अपनी जेब या फिर पॉकेट में हाथ डाल के देखो पैसे है कि नहीं है। अगर अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप लग जाएंगे, उसके बाद में पैसे ही पैसे है। तो आपको याद रखना है 243 जे। जेब में क्या, जे से जेब, और जेब में लेखाओं की संपरीक्षा होती है, यानी कि लेखा जोखा जेब में ही रखते हैं। चलो पैसे नहीं है तो कोई कागज तो होंगे ना आपके पास में, तो कागज है तो भी क्या है, उनकी संपरीक्षा यानी लेखा जोखा है। ठीक है, हिसाब किताब का कोई पन्ना तो होगा ना, आपने जैसे रूम रेंट पे ले रखा है, या फिर लाइब्रेरी लगा रखी है, या फिर कोई बुक्स लिख रहा है, या फिर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, या फिर आपने किसी को पैसे दिए, तो लेखाओं का संपरीक्षण कहाँ होता है, जेब में। अब मेरे तो टी शर्ट की जेब है नहीं, बाकी मैं जेब में हाथ डाल के देख लेता, या तो पन्ना निकलता या पैसे निकलते, दोनों में से एक चीज निकलती। तो जे से 243 जे यानी पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट की बात हो रही है। अब देखो 243 के आगे है आपके प्यारे विद्यार्थियों, 243 के में है आपके पंचायतों के लिए निर्वाचन। अब आप लोगों को याद रखना है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन कैसे होता है। कैसे याद रखना है आप लोगों को, कैसे यानी कि पंचायतों के निर्वाचन कैसे होते हैं। 243 के यानी कैसे होते हैं पंचायतों के निर्वाचन, आप लोग याद रख लेना। उसके बाद में है 243 एल। क्या है, 243 एल। एल की बात करें तो देखो एल से याद रखना आपको लागू होना, एल फॉर लागू होना, और कहां पर लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, पंचायतों की बात, एल फॉर लागू होना। उसके बाद में 243 एम। क्या है, 243 एम। देखो पहले एल फॉर लागू और एम फॉर मना करना, कि यहां पर लागू नहीं करेंगे। एम फॉर मंकी नहीं है, मना करना है। न एम फॉर मोनू है, न एम फॉर मोनिका है, एम फॉर मना करना है। तो 243 एम यानी कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। लागू न होना यानी आप लोगों को याद रखना है कि मना करना। उसके बाद हम देखो 243 एन। क्या है, 243 एन। एन फॉर क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं है, ध्यान रखना। एन फॉर है आपके निरंतर। क्या है, निरंतर, या फिर अपन कह सकते हैं नियमित, निरंतर, निरंतर, या फिर अपन कह सकते हैं कि नियमित, यानी कि निरंतर या फिर नियमित हो जाएगा आपके एन से, यानी कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, निरंतर बना रहना, विधि के अकॉर्डिंग काम करना। तो एन फॉर निरंतर या फिर नियमित बना रहना। उसके बाद में देखो 243 ओ, यह आपके पंचायतों से संबंधित 243 से शुरू होकर के 243 ओ तक है, यानी कि अंतिम अनुच्छेद है पंचायतों से संबंधित। तो देखो 243 ओ में क्या है, ओ फॉर याद रखना आप ओकली नहीं, ओ फॉर ऑब्जेक्शन। ओ फॉर क्या याद रखना, ऑब्जेक्शन। जैसे आप लोग भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो ओ फॉर ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन की बात करा ना, ऑब्जेक्शन कौन नहीं लगा सकता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, यानी कि पंचायतों के निर्वाचन संबंध में ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कौन, न्यायालय। तो 243 ओ से हो जाएगा आपके ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामले में जो न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी अंतरात्मा से बताना अगर आप लोगों को ट्रिक्स अच्छी लगी और आपके जहन में सीधे दिल और दिमाग में जा रही है तो आप कमेंट करके बताना, और आप कमेंट कर देना कैसा भी के वीडियो जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्लिष्ट ज्यादा है, चाहे शब्दावली की बात हो, चाहे फैक्ट की बात हो, चाहे तथ्यों की बात हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अगला वीडियो वही लाऊंगा। अब ये तो होगी प्यारे विद्यार्थियों आपके पंचायतों की बात। अब हम बात करेंगे नगरीय निकाय की। किसकी बात करेंगे, नगरीय निकाय की। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जे की बात करें तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था
1992 में। इसके तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 243 पी से लेकर के ZG तक अनुच्छेद जोड़े गए थे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं 243 पी की। तो जिस प्रकार से पंचायती राज में सबसे पहले 243 में परिभाषा थी, यहां पर भी क्या आएगी, परिभाषाएं। परिभाषाएं की बात करें तो यहां पर भी आएगी आपके डेफिनेशन। तो 243 पी में तो पी से परिभाषा हो जाएगा भाई, पी से पी को नहीं होगा, पी से क्या होगा, परिभाषा। और किसकी परिभाषा, नगरीय निकाय की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद में देखो 243 क्यू, ये क्या है 243 क्यू। 243 क्यू को आप ऐसे याद रखना, क्यू फॉर क्वीन मत रखना, क्यू से याद रखना, क्यू क्यों, क्यू से याद रखना क्यों, क्या याद रखोगे, क्यों। यानी कि भाई इधर पंचायती राज की स्थापना हो गई तो नगर पालिकाओं के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। नगर पालिकाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शहरी निकाय में भी तो जिस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई तो शहर वाले भी तो चाहते हैं ना। तो क्यों से हो जाएगा आपके क्यों, और नगर पालिका का गठन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, आप लोग याद रख लेना। सॉरी। उसके बाद में देखो 243 आर, और 243 आर की बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आर से याद रख लेना रचना। क्या याद रखोगे, रचना। और किसकी रचना, नगर पालिकाओं की रचना, या फिर हम कह सकते हैं नगर पालिकाओं की संरचना। कहां पर उल्लेख है, 243 आर में उल्लेख है। उसके बाद में देखो 243 एस, 243 एस, और इसके ऊपर आप लोग 7 स्टार लगा लेना। क्या लगा लेना, 7 स्टार। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अलग से, विशेष रूप से। एस में है आपके वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अब देखो एस, एस से क्या हो जाएगा आपके, एस से हो जाएगा समिति। क्या हो जाएगा, एस से समिति। और कौन सी समिति, ये आपके वार्ड समिति, वार्ड समितियों आदि का गठन का उल्लेख कहां पर है, 243 एस में उल्लेख है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे 243 टी, क्या है 243 टी। 243 टी की बात करें तो यहां पर है आपके स्थानों का आरक्षण। कहां पर, नगरीय निकाय में। जिस प्रकार से 243 डी में आरक्षण था आपके पंचायती राज में, इसी प्रकार से टी में आरक्षण है नगरीय निकाय के लिए। आप लोग याद कर लेना। आगे देखो, आगे है 243 यू। यू की बात करें ना तो यू में है आपके नगर पालिकाओं का कार्यकाल या फिर अवधि। और इधर कार्यकाल या फिर अवधि की बात हमने कहां पर की, 243 ई में, पंचायतों के लिए। ठीक है, तो देखो नगर पालिकाओं की अवधि की बात करें तो अपन कह सकते हैं योर टेन्योर, योर टेन्योर, या फिर अपन कह सकते हैं योर कार्यकाल, योर कार्यकाल की भाई आप अगर इस पद पर नगरीय निकाय में आ गए तो आपका कार्यकाल इतना रहेगा। यू, यू यानी आपका कार्यकाल, यू यानी योर, तुम्हारा कार्यकाल इतना रहेगा। अब देखो उसके बाद में 243 वी, क्या है 243 वी, वी फॉर विकास मत याद रखना आप, ठीक है ना। वी फॉर याद रखना वैकेंट, क्या याद रखना, वी फॉर वैकेंट। अब देखो नगरीय निकाय में कोई सीट वैकेंट कब होगी, जब वही बात है कोई सदस्यता डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, यानी सदस्यता के लिए निर्हरता है। तो वी फॉर याद रखेंगे आप वैकेंट, क्या रखेंगे VACANT, यानी कि नगरीय निकाय के लिए सदस्य की योग्य अपन निर्हरता है, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गया और सीट क्या है, वैकेंट है। तो 243 वी फॉर वैकेंट, सदस्यों के लिए निर्हरता है, यानी कि अपन कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। इधर कहां पर हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, 243 एफ। एफ की बात करें तो कोई है जो पंचायती राज का सदस्य फेल हो गया तो 243 एफ तो इधर है, और 243 वी में है आपके नगरीय निकाय में सदस्यों की निर्हरताएं। अब देखो आगे है 243 डब्ल्यू, क्या है 243 डब्ल्यू। डब्ल्यू में आप ऐसे याद रखना नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देखो डब्ल्यू में सीधी बात है कि नगर पालिकाओं के वर्ग क्या है, नगर पालिकाओं के वर्ग क्या है। इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 243 जी यानी ग्राउंड लेवल पर कार्य क्या है, और इधर तो सीधी वर्ग की बात आ गई। तो डब्ल्यू फॉर वर्ग, और वर्ग किसके, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि नगर पालिकाओं के पास में क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार है और क्या उत्तरदायित्व है, उसके आधार पर नगर पालिका
काम करेगी, कार्य करेगी 243W। सॉरी, अब देखो 243x किसकी बात हो रही है? 243x। x तो सीधा आप याद रख लेना, x कहां आ रहा है? टैक्स में आ रहा है। नगर पालिकाओं द्वारा टैक्स या फिर कर अधिरोपित करने की शक्ति। इधर हम लोगों ने कर की बात करें पंचायतों में तो 243H, H में यानी हक की पंचायती राज का हक है, और इधर आपके X सीधा आ गया टैक्स में, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। फिर 243Y, और 243Y तो हम लोगों ने ऊपर कर ही लिया। आई, फाई और वाई। आई में आपके वित्त संबंधी बात पंचायती राज की 243I, फाई से हो जाएगा फाइनेंशियल यानी फाइनेंस की बात हो रही है, और वाई यानी नगरीय निकाय के लिए 243Y वित्त आयोग की बात हो रखी है। ठीक है, अब देखो 243Z, 243Z में है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अब देखो वापस से लेखाओं की संपरीक्षा, इधर नगर पालिकाओं के लिए, इधर हम लोगों ने 243J में पढ़ा था। मैंने याद करवाया था आपको कि जे से जेब हो जाएगी, और जेब में ऑडिट या फिर पैसे या फिर कोई कागजात रहते हैं। अब देखो यहां पर है जेड, 243Z यानी नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अब देखो लेखाओं की बात वहां हुई, संपरीक्षा की बात यहां पर आ रही है। तो मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि आप लोग अगर सफल होना चाहते हैं कोई भी परीक्षा में, सम परीक्षा से आप ऐसे याद रख लो, सब परीक्षा, सब परीक्षा में आप लोग सफल होना चाहते हैं तो आप लोगों को सिलेबस है जो A to Z पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? A to Z पढ़ना पड़ेगा, और A to Z से यह हो जाएगा Z, और Z में क्या है? सम परीक्षा है। आप ईमानदारी से अंतरात्मा से बताना, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत का परिणाम आप प्राप्त कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जो निःशुल्क ज्ञान गंगा बहा रहा हूं, ये ऐसा अध्ययन आप लोगों को ना बड़ी बड़ी कोचिंगों में हजारों रुपयों की फीस के द्वारा भी इस प्रकार की ट्रिक्स नहीं दी जाती है। हो सकता है कहीं दी जाती होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क ज्ञान गंगा बहा रहा हूं, और आशा और अपेक्षा कर रहा हूं कि इस ज्ञान गंगा रूपी हवन में आप अपनी आहुति लगा देना और सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील कर देना। इतने आप लोगों से निवेदन है। अब देखो 243ZJ, ये आपके A to Z तो पूरा हो गया। अब वापस से आया ZA, क्या आया? ZA, 243ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात हो रही है। इधर तो हम लोगों ने पढ़ा 243K यानी कैसे होता है पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन कैसे होता है 243K में हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया कि इस प्रकार से होता है। अब देखो यहां पर नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात आई तो आप लोगों को कहेंगे, आप लोगों के मान लो जिस क्षेत्र में आप रहते हो नगर पालिका पड़ती है, तो आप लोगों को घर वाले कहते हैं ना जा, ZA यानी जा, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, वोट डाल के आ जा, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, वोट डाल के आ जा से हो जाएगा नगर पालिकाओं के निर्वाचन। या फिर अभी आप तैयारी कर रहे हो जिस भी भर्ती परीक्षा की, आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, तो नगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे ना, तो सरकार आपके लिए ऑर्डर निकालेगी कि जा नगर पालिका के चुनाव करके आ। तो देखो आप लगने के बाद में भी नगर पालिका में चुनाव करवाने के लिए जाएंगे, और नहीं लगे हो तब तो नगर पालिका में वोट देने तो जा ही रहे हैं। तो ZA से क्या हो जाएगा? नगर पालिका में निर्वाचन की बात हो जाएगी। अब देखो यहां पर है 243ZB, 243ZB, और यहां लिखा हुआ कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अब देखो भाई साहब, इधर हम लोगों ने 243L यानी संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना पड़ा। तो जब पंचायती राज व्यवस्था संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी, तो जब वो होगी तो जब है ना ये नगरीय निकाय भी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। ZB से याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों आप, जब पंचायती राज है जो लागू है, इधर देख लीजिए आप 243L में, ये रहा, जब पंचायती राज L में लागू है, जब पंचायती राज लागू है तो आपके नगरीय निकाय भी क्या होगा? लागू होगा। याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो 243ZC में वही कि उधर आपने पढ़ा 243M में मना करना,
और इधर भी जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नहीं होना। आराम से याद हो जाएगा, एक में तो लागू होना और उसके बाद में लागू नहीं होना, दो ही बात है, या तो लागू होगा या लागू नहीं होगा, यह तो है नहीं कि अदर जून में रहेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो भी काम करो पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर के एकाग्रचित होकर करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे नींद लो, चाहे इंजॉय करो, चाहे किसी से प्यार करो। जिंदगी में अधूरा काम तो करना ही नहीं, या तो करना या नहीं करना, करना तो पूरा करना, आधा क्यों करे, सही बात है ना। तो या तो लागू होना और या फिर लागू नहीं होना, जेड सी में हो जाएगा। अब देखो एक आर्टिकल ये आपके 243 और 243 जेड जी, 243 जेड जी के ऊपर भी आप लोग 7 स्टार लगा देना। यह अनुच्छेद भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिला योजना के लिए समिति, देखो जेड डी और डी4, डी4 क्या हो जाएगा, डिंपल नहीं होगा, डी4 होगा आपके डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, यानी ZD में क्या है, जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए समिति। आराम से याद हो जाएगा ZD वाला ही। अब देखो ZD तो है आपके जिला योजना और आगे है आपके ZE। जिला योजना में समिति बनने के बाद कहां पर बनेगी, महानगर में बनेगी। अब देखो ये क्या है 243 ZE, ZE को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ZE को साथ में बोलेंगे तो अपन कहेंगे ना जी। अरे भाई जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लो जी, आओ जी, खाओ जी, बैठो जी, पधारो जी, जाओ जी, ठीक है। अब देखो अपन ये बातें जी किसको कहते हैं, जो महान होते हैं उन्हीं को तो कहते हैं भाई, हर कोई को तो कहते नहीं है, लो जी, आओ जी, खाओ जी, हर किसी को नहीं कहते। GE, ZE, जी किसको कहते हैं, जो महान होते हैं। महान से हो जाएगा आपके महानगर, यानी जिला योजना के बाद में महानगर योजना के लिए एक समिति। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो आगे है आपके 243 ZF। 243 ZF में है आपके विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। इधर तो हम लोगों ने पढ़ा 243 N में निरंतर या फिर नियमित रूप से पंचायतों का बना रहना, और इधर है अपने प्यारे विद्यार्थियों ZF। ZF में क्या है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में नगरीय निकाय से संबंधित है आपके अंतिम अनुच्छेद, और यह है ZG। क्या है, ZG। ZG को आप याद रख लेना, जग। क्या याद रखोगे, जग। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप, यानी न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे नहीं करेंगे वो बात हो रही है। इधर तो हमने पढ़ा कि न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा, कहां पर है, ओ यानी ऑब्जेक्शन। हस्तक्षेप निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इधर हम लोगों ने पढ़ा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखो इसको आप ऐसे याद रख लेना, अंतिम अनुच्छेद है ZG का, मैंने आप लोगों के लिए कोट बनाया, जग। जग घूमिया लेकिन एडी ट्रिक तो कटे नहीं देगी, जग घूमिया लेकिन ऐसी ट्रिक तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखी कि हमारे को याद हो गए। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, जग घूम लेंगे लेकिन निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जग घूमिया लेकिन थारे, बाकी आगे देख लेना आप, है ना। तो आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग है ना अपनी ईमानदारी से जहां भी बैठे हैं आंखें करो बंद, ठीक है। आपके ईयरफोन डाले हुए हैं तो भी ठीक बात है, और नहीं डाले हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जोर से फोन की आवाज चलने दो, आंखें करो बंद, और मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ में आप बोलो। लाइब्रेरी में बैठे तो मत बोलना, चलो कोई नहीं, आप बोलना, मैं साथ साथ में सुन लेना। सबसे पहले 243 ओ में क्या है, परिभाषा। उसके बाद में 243 ए में ए फॉर असेंबली, और असेंबली की बात करें तो ग्राम सभा। बी फॉर बनाना यानी बिल्ड करना, और बिल्ड क्या करेंगे 243 बी में है आपके पंचायतों का गठन। उसके बाद में 243 सी में है पंचायतों की संरचना, सी फॉर संरचना और सी फॉर पंचायतों की संरचना। 243 डी में पंचायतों का आरक्षण, डी फॉर डिप्रेस वर्ग, और आरक्षण किसको दिया जाता है, डिप्रेस वर्ग को ही आगे आने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। 243 ई से मैंने आप लोगों को याद कराया ईयर और पंचायतों की अवधि। 243 एफ यानी फेल होते क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और सदस्य के लिए निर्योग्यता है। उसके बाद में 243 जी में मैंने आप लोगों को याद कराया, जी से क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर कार्य,
तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 243 एच, एच से मैंने आप लोगों को याद करवाया हक क्या है आपका, तो एच यानी पंचायतों का हक, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 आई, आई फाई वही मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। उसके बाद में 243 जे, जे यानी जेब, और जेब में क्या रहता है, लेखाओं का परीक्षण या फिर संपरीक्षण या फिर ऑडिट रहता है। उसके बाद में 243 के से कैसे होता है पंचायतों का निर्वाचन। उसके बाद में एल की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, एम की बात करें तो लागू होने से मना करना, एन की बात करें तो निरंतर या फिर नियमित रूप से पंचायतों का बना रहना, और 243 ओ यानी पंचायत समिति मामलों में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा न्यायालय। उसके बाद में हम लोगों ने इधर देखा किधर, नगरीय निकाय की तरफ। आपको आंखें नहीं खोलनी, ईमानदारी से कह रहा हूं, आंखें मत खोलना, आंखें खोल दी तो आपको याद नहीं होगा। देखो प्यारे साथियों 243 पी में हम लोगों ने सबसे पहले पी फॉर परिभाषा, 243 क्यू, क्यू यानी नगरीय निकाय की क्यों आवश्यकता पड़ी गठन करने का, तो क्यू में हो जाएगी नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर की बात करें, आर फॉर रचना या फिर संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना। 243 एस, एस से समिति, और 243 एस में है आपके वार्ड समितियों आदि का गठन। 243 टी की बात करें तो स्थानों का आरक्षण। उसके बाद में 243 यू में, यू यानी योर अवधि, आपका टेन्योर क्या है तो नगर पालिकाओं की अवधि। 243 वी, वी फॉर वैकेंट यानी सदस्यता के लिए निर्हरता है, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। 243 डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्क, और नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उसके बाद में 243 एक्स में हमने पढ़ा, एक्स से टैक्स और नगर पालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 वही में हम लोगों ने पढ़ा, वही में यानी वित्त आयोग, आई फाई और वही, आंखें मत खोलना, आप ध्यान रखना। 243 जेड, 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, और संपरीक्षा यानी सब परीक्षा पास करनी है तो आप लोगों को ए टू जेड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जेड ए में मैंने आप लोगों को बताया कि आपका सिलेक्शन होने के बाद में सरकार बोलेगी जा नगर पालिकाओं के निर्वाचन करके आ। उसके बाद में जेड बी में जब पंचायती राज है जो संघ राज्य क्षेत्र में लागू हो सकता है तो ये भी लागू होगा, तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। उसके बाद में जेड सी में है आपके लागू नहीं होना, और जेड डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, और 243 जेड डी में है आपके जिला योजना के लिए समिति। उसके बाद में जेड ई मैंने आप लोगों को बोला आओ जी, खाओ जी, पियो जी, बैठो जी, जाओ जी, तो जी से हो जाएगा महानगर, महान लोगों को हम लोग जी बोलते हैं, आप भी क्या हो, महान लोग हो। फिर 243 जेड एफ में हम लोगों ने पढ़ा विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। उसके बाद में जेड जी, अपन बात करें नगरीय निकाय का अंतिम अनुच्छेद है आपके 243 जेड जी में मैंने आप लोगों को बताया कि जग घूमिया लेकिन हर जगह को नहीं देखिया। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, पूरा जग में घूम लेना, लेकिन नगरीय निकाय के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब प्यारे विद्यार्थियों आप एक तो ईमानदारी से बताना, अंतरात्मा से बताना कि आप लोगों को सेशन कैसे लगा। अब प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और वो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों ग्राम सभा और ग्राम सभा की है जो बैठक है जो प्यारे विद्यार्थियों वर्ष में कितनी बार होती है। आप लोगों को बताना है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ग्राम सभा और ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम सभा की बैठकें या फिर बैठक वर्ष और वर्ष में कितनी बार और कितनी बार वे कब होती है, कितनी बार वे कब होती है, यह प्रश्न आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को और बताना है, और वो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों दूसरा। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यह है, आप लोगों को बताऊं मैं आपको, और दूसरा प्रश्न यह है कि वार्ड सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए, होती नहीं है वो अलग बात है, कितनी बैठकें होनी चाहिए। 2-4 अनुच्छेद में आप लोगों को बता देता हूं, उनके भी उत्तर याद करके बता देना मेरे को। 243 और 243 एस में क्या लिखा हुआ, और आप लोगों को बताना है 243
243 ZD में क्या लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। 243 और 243I और 243Y में क्या लिखा हुआ है, और आप लोगों को बताना है कि 243ZG में क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को क्या करना है, बताना है। और इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए या फिर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। और इस टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बता देता हूं, VIKASCHOUDHARYRES है अपने टेलीग्राम चैनल का नाम। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी क्या, इसकी PDF। और प्यारे विद्यार्थियों, नहीं मिले टेलीग्राम चैनल तो आप इस नंबर पर कर देना अपना नाम लिख करके मैसेज कि सर हमारे को स्थानीय स्वशासन की चाहिए क्या, PDF। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।